Hello everyone, welcome back to PSIM Tutorials. I hope you all are doing absolutely fine. चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस dy बाई डी एक्स एज रेट मेजरर। हम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे dy बाई डी एक्स, एक रेट मेजर कैसे करते हैं उससे हम वो चीज़ सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। नाउ डिफरेंशियल कैलकुलस समझने के लिए सबसे पहले हम एक ग्राफ लेकर चलते हैं। मेरे पास ये एक ग्राफ है जिसमें ये वाई एक्सिस होगी और ये होगी एक्स एक्सिस। अब इसमें सपोज़ कि मेरे पास कोई एक कर्व मान लेते हैं हम, ठीक है। तो कर्व हमारे पास ऐसे होगा, ये कर्व ऐसे है। अब ये कर्व हमें क्या बता रहा है कि जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ तो स्टार्टिंग में तो क्या हुआ कि वाई की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही थी, फिर एकदम से अचानक से वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है। तो ये चेंज है हमारा ग्राफिकली। अब अगर हम इसमें कुछ पॉइंट्स मानकर चले, हम एक एक्स पॉइंट मानकर चलते हैं कि सपोज़ कि मैं इस पॉइंट पर कुछ वैल्यू को टेस्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस पॉइंट को ए नाम दिया। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कौन से होंगे, एक्स कोमा वाई होंगे, एक्स कोमा वाई होंगे। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब वो कोऑर्डिनेट्स को अगर हम प्लॉट करें एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर, कि मैंने इसको इस तरह प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा, एक्स वाला होगा, ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरफ लेकर जाऊँ तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा, वाई वाला पॉइंट होगा। तो यहाँ पर तो हमें ए पॉइंट मिल चुका है कि एक्स वाई पॉइंट है, ठीक है। अब आगे क्या है कि हम एक पॉइंट और लेकर चलेंगे, क्योंकि मुझे रेट चेक करना है ना। तो रेट में हम कैसे चेक कर सकते हैं, हमें ये चेक करना है कि जो ग्राफ चेंज हो रहा है ये किस रेट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, कि जो एक्स के हिसाब से वाई में चेंज आ रहा है वो किस अकॉर्डिंग से आ रहा है, कैसे चेंज आ रहा है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, तो चेंज करने के लिए हमें कुछ और पॉइंट भी मानना पड़ेगा, ठीक है। हमें कोई और पॉइंट भी मानना पड़ेगा ना कि इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक चेंज कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हमने उस पॉइंट को मान लिया सपोज़ बी पॉइंट, ये हमारा है बी पॉइंट। तो हम इसको जब नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये वाला आएगा, और इस तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इस तरफ आएगा। अब यहाँ तक तो आपको पता है कि एक्स वैल्यू है, एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ तक तो एक्स वैल्यू है। अब ये जो चेंज आया आगे, हम एक्स से थोड़ा सा आगे गए हैं, थोड़ा सा हम चेंज लेकर आए हैं। तो कितना आगे गए हैं, इसको मान लेते हैं कि मैं डेल्टा एक्स आगे गया हूँ, ठीक है। मैं डेल्टा एक्स आगे गया हूँ तो यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। समझ आ गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्यों होगा, क्योंकि यहाँ तक तो एक्स था, डेल्टा एक्स चेंज थोड़ा सा और आ गया तो वहाँ पर जाकर पॉइंट क्या बनेगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये आ गया। इस पॉइंट पर जब मैंने यहाँ पर हाइट चेक करी, अब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है तो उस एक्स कोऑर्डिनेट पर अगर मैं ऑर्डिनेट की हाइट चेक करूँ, ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस, ठीक है। वाई पॉइंट होता है ऑर्डिनेट। अगर मैं वहाँ पर उसकी हाइट चेक करूँ तो हाइट हमें क्या देगी, वाई एक्सिस का पॉइंट देगी ना। तो वो कितना हुआ, अब देखो यहाँ पर ये नोटिस करो, एक्स पर वाई की वैल्यू थी वाई। जब मैंने एक्स प्लस डेल्टा एक्स किया तो वाई की वैल्यू में भी कुछ चेंज आ गया, अपने आप ही चेंज आ गया। तो उसको मान लेते हैं डेल्टा वाई, कि जैसे ही मैंने एक्स की वैल्यू को डेल्टा एक्स आगे बढ़ाया तो वाई की वैल्यू भी डेल्टा वाई आगे बढ़ गई है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या बन जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई। तो ये हमारे पास एक दूसरा पॉइंट आ गया, बी पॉइंट। अब हमें क्या चेक करना है कि ए और बी पॉइंट के बीच में कैसे रेट चेंज हो रहा है, ठीक है। रेट मतलब कि कैसे ये जो स्लोप है ना, ये जो स्लोप हमारी बन रही है, कर्व बन रहा है, कर्व कैसे बढ़ रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, ये हमें निकालना है। तो वो देखो कर्व कैसे निकलता है। अब डेल्टा एक्स चेंज के लिए डेल्टा वाई चेंज आया, जैसे ही मैंने डेल्टा एक्स चेंज किया वाई में डेल्टा वाई का चेंज आ गया। तो यहाँ से रेट की इक्वेशन क्या बनती है, अगर मैं रेट की इक्वेशन निकालूँ, रेट ऑफ चेंज, तो क्या आता है कि हर डेल्टा एक्स के लिए डेल्टा वाई चेंज आता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ चेंज की इक्वेशन, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब बात ये आती है कि अगर मैं इस पॉइंट को कंप्लीट करूं, देखो हमारे पास ये कर्व है, मैंने इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ किया तो ये क्या बन गया, ये एक ट्रायंगल फॉर्म होगी हमारे पास, हो गई है ना ट्रायंगल फॉर्म। इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। याद रखना कि ए पॉइंट पर क्या है, एक्स कोमा वाई। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए पॉइंट हमारा एक्स कोमा वाई है और बी पॉइंट हमारा है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई। ये है हमारे पास। अब देखो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि टेंजेंट क्या होती है। आपने 10th क्लास में टेंजेंट पढ़ी होगी। जैसे कि मेरे पास एक सर्कल की फॉर्म में एक मेरे पास रिंग है, इसमें मैंने क्या किया, सपोज मुझे टेंजेंट निकालनी है। मैंने इस पॉइंट पर देखना है कि जो नीचे की तरफ ढलान है ना इसकी,
ये जो नीचे की तरफ स्लोप बन रही है। अब देखो ये जो कड़ा है हमारे पास, ये जो सर्कल की शेप में है, ये एक्चुअल में क्या होता है। सपोज़ कि मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालूं, तो टेंजेंट क्या होती है कि सर्कल को जो टच करके लाइन निकल रही होती है हम उसको टेंजेंट बोलते हैं। और वही चीज़ ना हमें, वही चीज़ जो होती है वो हमें इस सर्कल की ढलान बताती है कि किस तरफ वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो सपोज़ कि मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट निकाल रहा हूँ तो ऐसे आएगी। सपोज़ कि मैंने इस पॉइंट पर टेंजेंट निकाली तो वो ऐसे आएगी। इस पॉइंट पर टेंजेंट निकाली तो वो ऐसे आएगी। इस तरफ निकाली तो ऐसे आएगी। तो देखा जाए तो टेंजेंट्स को जोड़कर बन रहा है, ठीक है। ये कर्व जो है टेंजेंट्स को जोड़कर बनता है, ठीक है। तो आप नोटिस करो, जैसे कि मेरे पास एक कर्व था, ये कर्व था, तो उसकी टेंजेंट क्या होगी, ऐसे जाएगी बिल्कुल, ठीक है। जैसे मेरे पास ये टेंजेंट है, सॉरी ये कर्व है, तो इसकी जो टेंजेंट होगी वो मुझे इसकी स्लोप बताएगी कि कैसे नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे बनाया, मैंने इस बी पॉइंट को ए पॉइंट से ज्वाइन कर दिया डायरेक्ट। वो एक तरह से स्लोप का ही काम कर रहा है, ठीक है। तो स्लोप हमें क्या बता रही है, यानी कि हमें क्या निकालना है। अब हम दूसरे तरीके से स्लोप निकाल रहे हैं जो ज्योमेट्रिकली इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास आएगी। हम इस पॉइंट को सी मान लेते हैं और इसको हम थीटा मान लेते हैं कि हमारे पास जो है स्लोप हॉरिजॉन्टल के हिसाब से इतना एंगल बना रही है, अप्रॉक्सीमेटली इतना बना रही है। क्योंकि जो कर्व है ना, अब कर्व जो है, अगर सपोज़ कि मैंने ऐसे ट्रायंगल बना दी, अब ये तो ट्रायंगल मानी नहीं जाएगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही नहीं है यहाँ पर। तो हमने क्या किया, हमने अपनी तरफ से एक स्ट्रेट लाइन बना दी इन दोनों पॉइंट्स को जोड़कर। अब ये जो इन दोनों के बीच में गैप होता है ना, नेग्लिजिबल होता है। जब नेग्लिजिबल गैप है तो हम इस लाइन को स्ट्रेट ही मान के चल लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि हमें कुछ आंसर तो मिले, वहाँ से कुछ आसपास का आंसर तो मिले अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो इस कारण से तो ये एक तो मैंने रेट ऑफ चेंज निकाला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जो कि हमने ग्राफ के अकॉर्डिंग चेक किया था कि ये भी तो रेट ऑफ चेंज ही है ना, कि कैसे कैसे चेंज हो रहा है। कि डेल्टा एक्स चेंज के लिए डेल्टा वाई चेंज आ चुका है, जैसे ही मैंने डेल्टा एक्स चेंज किया वाई में डेल्टा वाई का चेंज आ गया। तो एक तो ये रेट आ गया हमारे पास। अब दूसरा रेट हमें कैसे निकालना है। अब दूसरा देखो क्या होता है, अभी जो रेट होता है ना, ये स्लोप के बराबर होता है, स्लोप ऑफ कर्व एट, क्या बोल सकते हैं इसको, या फिर आप लिख दो स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ कर्व ए बी, ठीक है। क्योंकि हम ए बी के हिसाब से कर रहे हैं ना, तुमने बोला कि जो ए बी कर्व की स्लोप है वो उसके बराबर ही होगा, क्योंकि स्लोप भी हमें क्या देती है, रेट ऑफ चेंज बताती है कि कैसे वो चेंज हो रहा है। अब देखो स्लोप ए बी निकालनी है। ए बी हमारे पास ये ट्राइंगल है और हमें पता है कि ये 90 डिग्री की ट्राइंगल बनेगी, ठीक है, 90 डिग्री की ट्राइंगल बनेगी। जब हम यहाँ पर tan थीटा निकाल कर देखेंगे, अब याद रखना कि स्लोप हमेशा tan थीटा से ही मिलती है। आपको पता है ना स्लोप क्या, जैसे मेरे पास ये हमारे पास कड़ा था, इसमें हमने क्या किया, मैंने टेंजेंट देखी इसकी, तो ये टेंजेंट है इसकी, ठीक है, टेंजेंट tan, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। टेंजेंट हमें स्लोप बताती है कि कैसे नीचे की तरफ ढलान हो रही है इसमें। देखो इसमें टेंजेंट कैसे चेंज होगी, ये टेंजेंट है, जैसे इसमें नीचे की तरफ जा रहा हूँ टेंजेंट चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो देखा जाए तो टेंजेंट ही हमें उस सर्कल की डायरेक्शन बता रही है कि कैसे कैसे वो सर्कल चेंज हो रहा है। तो ये टेंजेंट ही होती है, इस कारण से हम tan थीटा निकालते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखो हम tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर होगा, जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी जो कि BC होती है, और उसके साथ वाली साइड जो होगी नीचे की तरफ वो क्या होगा, बेस होगा। तो BC अपॉन AC ये हमारे पास आ गया, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हमने निकाला यहाँ पर tan थीटा। तो ये तो हो गया हमारे पास BC अपॉन AC स्लोप की वैल्यू, यानी कि रेट ऑफ चेंज की वैल्यू, क्योंकि यही BC अपॉन AC क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। देखो BC क्या था, डेल्टा वाई, और AC क्या है, डेल्टा एक्स। तो हमने ये निकाल दिया कि स्लोप के ही बराबर है, tan थीटा के ही बराबर है। अब बात इसमें दिक्कत ये आएगी कि ये तो हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है, लेकिन जो है ना करेक्ट डेफिनेशन नहीं है रेट ऑफ चेंज की। ये करेक्ट डेफिनेशन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें देखो क्या है कि A और B, अब A और B के बीच में जो पॉइंट है, सपोज़ कि मैंने यहाँ पर चेक किया, इसमें भी तो स्लोप कुछ ना कुछ होगी, इसमें भी तो कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। तो ये चेंजेस काफ़ी सारे हो रहे हैं बीच में। तो अब कह रहे हैं कि ये जो हमने वैल्यू निकाली है तो अप्रॉक्सीमेट में चली गई, हमने एक तरह से इन दोनों को, इन सभी पॉइंट्स को भूल गए हैं जो बीच में है। लेकिन अगर हमें इनको कंसिडर करना हो तब क्या करोगे, ठीक है। बात तो तब आती है ना कि अगर आपको ये वाला पॉइंट्स भी कंसिडर करने पड़ जाएँ जो बीच में पॉइंट है, क्योंकि देखा जाए तो कर्व हमारा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है कि हम बोलें कि A से B तक इतना चेंज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कर्व जो है एकदम से स्टीप हो रहा है B पर जाकर। जब कर्व हमारा B पर जाकर स्टीप हो रहा है तो इन पॉइंट्स में बीच में जो पॉइंट है यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा।
तो हम क्या करेंगे, अब धीरे धीरे हम इस b की वैल्यू को कम इधर क्या करेंगे, a की तरफ लेकर आएंगे, हम उसको कम करेंगे। यानी कि जो हमारा डेल्टा x होगा ना, हम उसको धीरे धीरे 0 की तरफ लेकर आएंगे। 0 नहीं करना है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने डेल्टा x चेंज लेकर आया था, मैं सपोज़ कि मैंने इसके अंदर 1 का चेंज किया था कि मान लो यहाँ तक ये 10 था, फिर मैंने एक वैल्यू और बढ़ा दी आगे जो कि 11 हो चुकी थी। अब देखा जाए तो 1 वैल्यू मैंने एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। ठीक है, हमें क्या करना है, चेंज लेकर आना है, लेकिन कम से कम चेंज लेकर आना है, जितना कम हो सके उतना कम चेंज लेकर आओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस डेल्टा एक्स की वैल्यू को काफ़ी कम कर देंगे। हम बोलेंगे कि चलो मैं ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा, थोड़ा सा चेंज करूँगा कि पहले एक्स था, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँगा ताकि हमें आसपास की वैल्यू मिले। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे लेकर चलेंगे फॉर्मूला को कि मैं जो रेट ऑफ चेंज निकाल रहा हूँ dy/dx। अब आप पूछोगे कि dy/dx कहाँ से आ गया। अब dy/dx पता कब आता है, जब हम किसी छोटी वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, जब हम छोटी वैल्यू के लिए रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हो तो d आता है। अगर हम किसी बड़ी रेंज के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कोई बड़ी वैल्यू के लिए कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर डेल्टा आता है। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम डेल्टा एक्स को कम करते जाएंगे तो ये वैल्यू नज़दीक आती जाएगी। जब ये वैल्यू नज़दीक आएगी, तो सपोज़ कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी। ठीक है, इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर आप देखोगे कि y भी तो चेंज हो गया, y भी कम हो गया। हमने x को कम किया तो वहाँ से y भी कम हो गया। इसका मतलब छोटा चेंज करोगे तो y में भी छोटा चेंज आएगा, बड़ा चेंज करोगे x में तो y में भी बड़ा चेंज आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आया। अब हमने क्या किया कि dy/dx लिखा, हमने बोला कि रेट ऑफ चेंज हम निकाल रहे हैं। इसमें क्या होगा कि हमें क्या निकालना है, डेल्टा y/डेल्टा x, वो तो वही निकलेगा कि डेल्टा x चेंज के लिए डेल्टा y में कितना चेंज आया, यही निकालना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और जुड़ेगी कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब आप सोचोगे कि ये कैसे आया, ये लिमिट कैसे चेंज हो रही है, डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है। अब डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब ये है कि हमें डेल्टा x को 0 की तरफ लेकर जाना है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अब मैंने यहाँ पर क्या बताया था पहले कि सपोज़ किया था कि मैंने 10 से 11 वैल्यू कर दी, यानी कि मैंने 10 में 1 बढ़ाया था, तो ये 10 जो था वो x था और ये जो 1 था ये डेल्टा x था। अब मैंने बोला कि 1 का चेंज तो आपने बहुत ज़्यादा कर दिया, थोड़ा कम करो इसको, कम से कम चेंज लेकर आओ 10 में। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि चलो मैं 10 में 0.1 प्लस कर देता हूँ, तो 10.1 आंसर आ जाएगा। रहेगा तो वो 10 के आसपास है ना, हमें अप्रॉक्सीमेटली तो उसको 10 लिख सकते हैं ना। तो इसलिए तो हमने क्या बोला कि मैं अपने डेल्टा x को, जो कि पहले 1 था, मैं उसको कम कर रहा हूँ 0 की तरफ लेकर जा रहा हूँ, लेकिन 0 नहीं करूँगा उसको। ठीक है, आया समझ आपको। अगर अभी भी कोई डाउट है तो नंबर लाइन में देखो, ये 0 है, ये 1 है। पहले मेरी वैल्यू 1 थी, डेल्टा x की वैल्यू पहले मेरी 1 थी। अब मैंने क्या किया, उसको 0.1 कर दिया, तो ये यहाँ पर होता है 0.1। इसका मतलब मैंने क्या किया कि मैं अपने x को 0 की तरफ लेकर आ रहा हूँ, लेकिन 0 नहीं करना। ठीक है, तो वो लिमिट में आ गया कि मैंने अपने डेल्टा x के लिए एक लिमिट रख दी है 0 की, कि मेरा डेल्टा x वहाँ तक जाएगा लेकिन 0 पर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यही मतलब होता है लिमिट का। और मैंने यहाँ पर आपको शो कर दिया है कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y/डेल्टा x, ये हमारे पास dy/dx की वैल्यू आएगी, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगी, क्योंकि हमने इसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगाया। इसमें अप्रॉक्सीमेशन था, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या था कि हमने बीच वाले कर्व को बिल्कुल स्ट्रेट मान लिया था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम बी पॉइंट को नज़दीक लेकर आ चुके हैं ए की तरफ। हमने क्या किया, अब मैं आपको नोटिस करवा देता हूँ यहाँ पर कि हमने चेंज किया क्या। अब हम इसको डेल्टा x को बिल्कुल पास लेकर आ रहे हैं x के। सपोज़ कि हम यहाँ पर ले आए, तो अब मेरा पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर मेरा पॉइंट आएगा x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई। इसका मतलब मेरा जो b था ना, वो उसकी बजाय यहाँ पर आ चुका है, जिसको मैं b' नाम दे देता हूँ। तो मेरा b अब b' पर आ चुका है। ठीक है, अब इतने से चेंज के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर a लिखा और ये मेरा b' है। अब यहाँ पर अगर आप टेंजेंट निकालोगे तो टेंजेंट क्या आएगी, यहाँ पर अगर आप टेंजेंट निकालोगे तो टेंजेंट देखो क्या आएगी। बी के लिए निकालोगे तो बी की भी लगभग वैसी रहेगी और ए की भी वैसी रहेगी। इसका मतलब क्या है कि जब मैं इसको नज़दीक ले आया तो मेरी जो स्लोप होगी ना, वो ए पॉइंट वाली ही आ जाएगी, क्योंकि बिल्कुल पास पास है। ठीक है, जब पास पास होंगे तो कुछ खास चेंज रहेगा ही नहीं, नेग्लिजिबल होगा, बिल्कुल ही ना के बराबर होगा। तो जब मैं अपने पॉइंट को ए के पास लेकर आया, तब मेरी स्लोप क्या आएगी,
जो स्लोप उस पॉइंट ए की होगी वही स्लोप के बराबर हो जाएगा। तो अब मैं आपको नोटिस करवाता हूँ। देखो अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करना, पहले बी पॉइंट की स्लोप ऐसे थी, ठीक है, पहले बी पॉइंट की स्लोप ऐसे थी और ए पॉइंट की स्लोप ऐसे थी, ठीक है। दोनों में देखो चेंज है, काफ़ी चेंज है दोनों में। अब क्या हुआ कि जब मैं बी को धीरे धीरे पास लेकर आ रहा हूँ, इसको याद रखना कि ये इसकी स्लोप है। अब जैसे जैसे मैं बी को पास लेकर आ रहा हूँ तो देखो ये स्लोप ऐसे चेंज होती जाएगी और अब यहाँ पर होगा तो ए और बी की स्लोप बिल्कुल ही एक जैसी हो जाएगी, सेम सेम हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ पर बनाना चाहिए था रेड लाइन के ऊपर, क्योंकि एक कर्व के ऊपर है। तो ये बनेगा हमारा बी डैश। आया समझ आपको कि लास्ट में क्या हुआ, जब हम अपने बी पॉइंट को, जब हमने डेल्टा एक्स चेंज किया तो मेरा बी पॉइंट भी बिल्कुल पास आ गया ए के, और उस बी पॉइंट की जो स्लोप होगी वो ए के बराबर ही होगी। तो उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, जो कि डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल रहे हैं। पहले जो हम निकाल रहे थे वो निकाल रहे थे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, वो बड़ी वैल्यूज़ के लिए होता है। अब हमने निकाला डी वाई अपॉन डी एक्स, ये छोटी वैल्यूज़ के लिए होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने अभी तक क्या देखा, कि मेरे पास एक ग्राफ था, ये एक्स एक्सिस थी और ये थी एक वाई एक्सिस। फिर मेरे पास एक कर्व भी था उसके अंदर, ठीक है। ये कर्व क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था एक्स और वाई के अकॉर्डिंग, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे थे। तो जैसे जैसे मैं एक्स के अंदर कुछ चेंज कर रहा था तो वाई के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज आ रहा था। तो हमने क्या किया, उसके अंदर 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, एक पॉइंट हमारे पास ए था और सेकंड पॉइंट हमारे पास बी था। अब इसमें क्या हुआ, हमने ए के कोऑर्डिनेट चेक किए तो वो थे एक्स कॉमा वाई। फिर हमने क्या किया कि थोड़ा सा हमने एक्स के अंदर चेंज किया, डेल्टा एक्स चेंज आया, वो पॉइंट क्या बन गया हमारे पास, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जिस कारण से वाई में भी एक चेंज आया, वो बन गया वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे आया कि डेल्टा एक्स चेंज के लिए वाई में डेल्टा वाई चेंज आया। तो हमारे पास रेट क्या बना था, यहाँ से हमारे पास रेट का फॉर्मूला आया था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। उसके बाद क्या हुआ कि हमने क्या किया, उस बी पॉइंट को नज़दीक लाना शुरू किया। हमने बोला कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स तो निकाल लिया, लेकिन ये एक करेक्ट डेफिनेशन नहीं होगी, क्योंकि जो है ना बी पर जाकर जो कर्व है एकदम से स्टीप हो गया। तो कहते हैं आप कैसे बता सकते हो कि आपने एक स्लोप निकाल ली, ग्राफ तो एकदम से चेंज हो गया बी पर जाकर। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि चलो आप एक काम करो कि बी पॉइंट को नज़दीक ले आओ। बी पॉइंट को जब हम ए की तरफ लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल पास लेकर आ रहे हैं, तो उस कारण से क्या हुआ कि हमने डेल्टा एक्स को कम करना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे मैं डेल्टा एक्स को कम कर रहा हूँ तो डेल्टा एक्स जो है ना 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। मतलब जो मैंने डेल्टा एक्स बढ़ाया, मैंने यहाँ से डेल्टा एक्स बढ़ाना शुरू किया, तो डेल्टा एक्स के लिए ये वाला पॉइंट 0 है, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको आगे की तरफ बढ़ाया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कम कर रहा हूँ, तो डेल्टा एक्स वापस अपने 0 की तरफ आ रहा है। लेकिन हमें इसको 0 नहीं करना है, बिल्कुल 0 के पास ले आना है। तो डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लिमिट लगा दी और इस फॉर्मूला को हमने ऐसे लिख दिया। तो हमने बोला कि डी वाई बाई अपॉन डी एक्स निकल गया। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या कैसे निकलता है, डी वाई अपॉन डी एक्स हम निकालते हैं जब कोई हमारे पास स्मॉल हमारे पास कर्व होता है, ठीक है। जब हमारे पास कर्व का स्मॉल पार्ट होता है तो उसके लिए हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं। जब कर्व का हमारे पास कोई बड़ा पार्ट होता है उसके लिए हम निकालते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की डेफिनेशन करेक्ट नहीं हो पा रही थी, करेक्ट वैसे कि हम उसको बिल्कुल करेक्ट नहीं मान सकते थे, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था कि कर्व एकदम से स्टीप हो रहा था बी पॉइंट पर जाकर। तो हमने क्या किया, करेक्ट डेफिनेशन निकालने के लिए हम उस पॉइंट को नज़दीक लेकर आए, उन दोनों का गैप काफ़ी कम किया, ठीक है। तब हमने निकाला डी वाई बाई अपॉन डी एक्स। तो ये निकालने के लिए हमने क्या किया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ही लिखा। हमने बोला कि इसके अंदर जो डेल्टा एक्स है ना, उसको हम अप्रोच करवा रहे हैं 0 की तरफ, तो हमने लिमिट लगा दी यहाँ पर। तो अब हमारा फॉर्मूला ये तैयार हो गया। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि छोटी वैल्यूज़ के लिए जब भी कोई छोटा चेंज लेकर आना हो तो हमारे जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला बनेगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये फार्मूला निकाल दिया। हमने क्या किया, इसको उस तरफ ले गए और डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया कि स्मॉल चेंजेस के लिए जब भी हम एक्स के अंदर कोई ना कोई छोटे छोटे चेंजेस लेकर आते हैं तो वाई के अंदर चेंज कैसे आएगा, वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो कि आपके पास एक स्लोप होनी चाहिए, बस आप उस स्लोप को स्मॉल चेंजेस ऑफ एक्स जो भी हो रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करते रहो, आपका आंसर आता रहेगा। तो ये होता है डिफरेंशियल कैलकुलस डी वाई बाई अपॉन डी एक्स एज रेट मेजरर। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, बड़े अच्छे से मैंने काफ़ी कोशिश की है आपको सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दो। अब यहाँ से आप 2 की टेक अवेज लेकर जा सकते हो। उसमें क्या है कि हमने ये सीखा कि जब भी मैं एक्स में कुछ चीज़ बढ़ाता हूँ, ठीक है,
तो उस कारण से अगर y भी इंक्रीज़ करता है, जब मैंने x को बढ़ाया उस कारण से y भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव रहेंगी। उससे क्या होगा कि जो हमारा रेट आएगा, रेट dy/dx आएगा, यानी कि आप इसकी भी बात कर सकते हो, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो dy/dx भी पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारे पास पॉजिटिव आंसर लेकर आएगा, इसका मतलब हमारी स्लोप रहेगी पॉजिटिव। ठीक है, तो उसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि जैसे मेरा ये वाला कर्व था, इसमें क्या था कि जब मैं x के अंदर बढ़ा रहा था तो y की वैल्यू भी बढ़ रही थी। तो इसमें क्या है कि हमारा जो स्लोप होगी ना, इसकी स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ऊपर की तरफ जाती रहेगी, तो रेट हमारा पॉजिटिव रहेगा। अब सपोज़ करो कि अगर आप x की वैल्यू बढ़ाते हो लेकिन उस कारण से y डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, y डिक्रीज़ कर जाता है, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा रेट होगा dy/dx वो हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि y कम हो रहा है, y डिक्रीज़ हो रहा है, माइनस में जा रहा है, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, ये पॉजिटिव में रहेगा, तो हमारे पास ओवरऑल आंसर ही नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा रेट आ गया नेगेटिव। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है कि सपोज़ हमारा ऐसे ग्राफ बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं x को बढ़ाता जा रहा हूँ, ये x की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन उस कारण से y कम हो रहा है। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में y इतना था, अब जब अगर मैं एंड पॉइंट पे जाऊँ, ठीक है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर x था, इस पॉइंट पर जो मैं वैल्यू देख रहा हूँ इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर हमारा y कम हो गया। ठीक है, तो जब y कम हो रहा है उस केस में क्या आएगा, जो हमारी स्लोप होगी वो नेगेटिव आएगी। तो ये हमारे पॉइंट थे। अब इसके बेस पर हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 2.6 है आपकी बुक में, फ्रॉम द कर्व गिवन इन फिगर। ये हमारे पास ऐसे कर्व दिया हुआ फिगर में, फाइंड dy/dx एट x = 2, 6 एंड 10। हमें dy/dx निकालना है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज निकालना है। dy/dx एट x = 2, 6 एंड 10। तो सबसे पहले हम निकालते हैं x = 2 पर, dy/dx एट x = 2। तो यहाँ पर निकालने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि dy/dx निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, स्लोप से निकलेगा। ठीक है, स्लोप कैसे होती है, स्लोप होती है tan के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर थीटा आएगा और मैंने लिखा θ1। अब आप बोलोगे कि θ1 यहाँ पर कैसे है। अब देखो हम क्या लेकर चल रहे हैं, हमें क्या बोला गया कि x = 2 पर निकालो। तो जब ये x = 2 है, हम क्या करेंगे, इसको कर्व के ऊपर लेकर जाएंगे कि कर्व के ऊपर ये कहाँ पर जाकर मिलता है। तो हमारे पास ये यहाँ पर जाकर मिला। मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, तो ऐसे मिला हमारे पास कर्व के ऊपर जाकर। तो हमने क्या किया, इसको y की तरफ प्रोजेक्ट किया। जब y की तरफ प्रोजेक्ट किया तो थोड़ा सा 4 से ऊपर चला गया। सपोज़ कर लेते हैं कि 5 पर चला गया। ठीक है, ये 5 पर चला गया। अब देखो हमारे पास ये 2 आ गया, ये मेरे पास पॉइंट है जो कर्व के ऊपर है, जो कि x = 2 पर जाकर प्रोजेक्ट होता है ये पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी स्लोप बनाएंगे। स्लोप क्या होती है, टेंजेंट होती है, मतलब कर्व के इस पॉइंट पर हमें इसकी ऐसे स्लोप बनानी है। ठीक है, स्लोप समझ आ गई ना आपको। स्लोप क्या होती है कि जैसे मेरे पास एक कर्व है तो उसको ऐसे टच करके जानी चाहिए स्लोप। तो मेरे पास कर्व है, ये इस पॉइंट पर मुझे निकालना है, तो इस पॉइंट पर टच करके जो लाइन जाएगी वो स्लोप होगी। तो ये स्लोप हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगी वो होगा θ1। हमने इसको θ1 मान लिया। θ1 क्यों माना, तो क्योंकि हमें आगे 2 और निकालने हैं, तो उसके लिए θ2 θ3 काम करेगा हमारे पास। तो tan θ1 निकालना है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि θ1 की वैल्यू भी नहीं दी हुई, तो कैसे निकालोगे। फिर हम यूज़ करेंगे, हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हम यूज़ करते हैं, तो उसमें हम यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को नाम देंगे सबसे पहले ABC। ये मैंने इसको ABC नाम दिया। tan θ1 निकालना है। θ1 के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, θ1 के साथ वाला क्या होगा, बेस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास क्या आएगा, AB/BC। ठीक है, तो हम AB/BC निकालेंगे। AB की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 अपॉन BC की वैल्यू क्या है, 4, क्योंकि 2 डिस्टेंस यहाँ पर है, 2 डिस्टेंस यहाँ पर है। ये मत सोचना कि नेगेटिव में है तो 0 हो जाएगा। नेगेटिव में वो नेगेटिव डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो 2 का ही है, तो 2 और 2 मिलाकर 4 हो गया। तो BC की वैल्यू 4 आ गई। तो हमने यहाँ से स्लोप निकाल दी 5/4। तो A पॉइंट की जो स्लोप है वो तो है 5/4। अब हमें बात करनी है x = 6 के ऊपर। जब हम x = 6 को ऊपर की तरफ देखेंगे कि कर्व को कहाँ पर टच करता है, तो ये टच करेगा यहाँ पर, बिल्कुल टॉप पॉइंट पर। और यहाँ पर कर्व की जो हमारे पास स्लोप बनेगी वो क्या होगी, देखो सपोज़ कि ये टॉप पॉइंट है, जब यहाँ पर हम स्लोप चेक करेंगे तो बिल्कुल ऐसे बनेगी। ठीक है, ऐसे बनेगी। तो हम इसको ऐसे बना कर देखते हैं। इस पॉइंट पर ये मैंने बनाई टेंजेंट। ठीक है, और ये टेंजेंट कहाँ पर जाकर मिल रही है, y पर, तो ये 6 पॉइंट पर जाकर मिल रही है, और यहाँ से भी 6 पर जा रही है।
लेकिन इसमें बात क्या है कि हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके तो बिल्कुल ही पैरेलल है, एक्स एक्सिस के बिल्कुल ही पैरेलल है, तो मतलब इसमें कोई एंगल ही नहीं होगा, थीटा हमारा 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे इसकी कोई स्लोप नहीं आएगी, इसकी स्लोप होगी 0। तो ध्यान रखना कि जो भी आपकी बेस है उस बेस के साथ अगर आपकी स्लोप बिल्कुल पैरेलल है तो आपका जो स्लोप होगा ना 0 आएगा, क्योंकि tan थीटा होगा, थीटा 0 हो जाएगा तो tan की कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पर लिखते हैं dy/dx एट x = 6। हमारे पास आंसर क्या देगा ये, tan थीटा 2 देना चाहिए, जो कि हमारे पास 0 आएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 0, dy/dx एट x = 10। तो अब ये किसके बराबर होगा, अब देखो हमारे पास इसमें तो थीटा तो हमारे पास था ही नहीं, ठीक है, तो थीटा हमारे पास था ही नहीं, हमने यहाँ पर 0 आंसर लिख दिया। अब देखो जब हम इसकी बात करते हैं P पॉइंट की, P पॉइंट पर मैंने जो टेंजेंट बनाई वो ऐसे बनेगी, ठीक है, P पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे बनेगी, और बुक के हिसाब से आपको जो पॉइंट दिया गया है वो 14 दिया गया है, तो ये हमारे पास आ गया। लेकिन इस बार जो एंगल होगा ना थीटा 3, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक हमारे पास थीटा 2 है, क्योंकि इन्होंने जो ऊपर वाला एंगल है ना इसको लिया ही नहीं है, क्योंकि इसमें एंगल था ही नहीं, तो हम यहाँ से हटा ही देते हैं इसको, हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं कि हमारे पास 0 आंसर आया था, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू बुक हमें थीटा 2 एंगल दिया हुआ है, तो थीटा 2 क्या है, बाहर की तरफ है हमारे पास, देखो थीटा 2 बाहर की तरफ है, और हमें क्या निकालना है, dy/dx निकालना है x = 10 पर। अब आपको पता है कि जब जब हमारी x की वैल्यू बढ़ती है तो y की वैल्यू भी बढ़ती है, जो कि हमारे पास पॉजिटिव स्लोप देती है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, P पॉइंट पर x की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन y की वैल्यू कम होनी शुरू हो गई है, ठीक है। देखो इस पॉइंट से y की वैल्यू कम होनी शुरू होगी, तो P पर वैल्यू कम होनी शुरू होगी, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी स्लोप तो नेगेटिव आएगी। हमें यहाँ से पक्का हो चुका है कि स्लोप हमारी आने वाली है नेगेटिव, ठीक है। अब देखो x = 10 पर, तो हमें क्या करना है, ये ट्राइंगल लेकर चलेंगे, जो हमारे पास हमने इसको R नाम दिया, PQR ट्राइंगल होगी हमारे पास, ठीक है। और इसका देखो हमारे पास कैसे निकलेगा। अब देखो जब देखा जाए तो ये राइट एंगल ट्राइंगल तो बन रही है, लेकिन एंगल अंदर की तरफ नहीं है। लेकिन आपने पहले क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास स्लोप होती है tan थीटा, वो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x के ही तो बराबर होती है, ठीक है। तो चेंज इन y कितना हुआ, y में कितना चेंज हुआ है 5 का, और x में कितना चेंज हुआ है, x में कितना चेंज हुआ है 4 का। इसका मतलब क्या है कि x तो बढ़ रहा है लेकिन y कम हो रहा है, ठीक है। y देखो पहले कितना था हमारे पास, y कितना था पहले, y में चेंज कितना हुआ, सॉरी 5 हुआ, लेकिन इस बार हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो y को हम -5 मानकर चलेंगे, ठीक है, -5 मानकर चलेंगे। तो ये हमारे पास हो गया -5 अपॉन में आएगा 4। इस पॉइंट से हम नीचे आना शुरू हो चुके हैं, तो नेगेटिव में माना जाएगा, तो y को हम मानेंगे -5, जो कि अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन आया, और 4 हमारे पास क्यों आया, क्योंकि x जो है 10 से 14 तक गया है, तो पॉजिटिव का आंसर आया इसके अंदर, तो 4 पॉइंट आगे बढ़ा है वो, तो हमारे पास 4 आ गया। तो इससे हमारे पास स्लोप आ गई है -5/4। तो ये हमारे पास एक स्लोप आ चुकी है जो कि x = 10 पर आई, x = 6 पर स्लोप क्या थी, 0 थी, x = 2 पर स्लोप क्या थी, 5/4 थी। सो आई थिंक आपको बहुत इजीली समझ आया होगा कि आज का जो टॉपिक था हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस। अब हम कल भी कुछ और करेंगे। कल हम क्या करेंगे, एरिया को कैसे इंक्रीज़ किया जाता है, कैसे एरिया में चेंज आता है, वो हम कल समझेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।